अक्षय तृतीया जैसे आ रहा है, पर आजकल क्या हो गया है, हर फेस्टिवल, हर त्योहार को लेके डेट्स का कंफ्यूजन होता है। तो मैम, ये ऐसा क्यों होता है कि लोग दो दो डेट्स पे, दो दो तिथियों पे कंफ्यूजन में रह जाते हैं? कोई कभी सेलिब्रेट कर रहा है, कोई तो ऐसा क्यों है कि लोग सोना ही खरीदते हैं? लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग हर सुनार की शॉप पे जाते हैं, सोना चांदी आभूषण खरीदते हैं। जो आपने पूछा है कि लोगों के घर में सुख समृद्धि रहे, जी मैम। तो उनके लिए मैं एक उपाय बताना चाहूंगी कि इस दिन अभी हम जानते हैं कि बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं, ट्रांजिट होने जा रहा है। बृहस्पति को वैसे तो गॉड ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे जुपिटर अब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या है और क्या ये गोचर खास होने वाला है? अगर इस समय जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं बहुत मेहनत करते हैं, तो गुरु क्योंकि ज्ञान का कारक है, तो आप समझिए वो अपनी दृष्टि देकर उनको बहुत ही अच्छे ओहदे पर पहुंचा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है। वो एक बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट और लाल किताब ज्योतिष की ज्ञाता और सिग्नेचर साइंस की जानने वाली हैं। तो बहुत ही प्यार से स्वागत करते हैं आचार्य भारती जी का। राधे राधे भारती जी। राधे राधे जी। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आज हम इस पॉडकास्ट शो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब शनि का गोचर हुआ था तो बहुत सारी समस्याएं सभी की लाइफ में आई थी, एकदम हलचल सी मच गई थी, लोग डर गए थे। तो अब आने वाला है गुरु का गोचर, तो हम मैम से जानेंगे, बात करेंगे क्या गुरु के गोचर में भी इस तरह की कुछ समस्याएं आएंगी, अगर हाँ तो उनसे कैसे बचा जा सकता है और अपने गुरु को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा पर्व अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया आने जा रहा है, जो हिंदू सनातन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम मैम से जानेंगे अक्षय तृतीया की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसे मनाते हैं, कैसे अपने घर में लक्ष्मी जी का भाग हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैम का अपना YouTube चैनल है आपकी सारथी। अगर आप मैम से जुड़ना चाहते हैं और लाइफ हैक्स और रेमेडीज़ जानना चाहते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकें, लाइफ में आने वाली परेशानियां और चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर सकें, तो प्लीज़ मैम के चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। हम नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। थैंक यू सो मच। आइए मैम से बात करते हैं और जानते हैं। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं अक्षय तृतीया आने वाला है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जी देखो, अक्षय तृतीया के बारे में हमारी पुरानी कथाएं बहुत सी जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण इस पर्व की इतनी ज़्यादा महत्वता है। सबसे पहले तो महाभारत से जुड़ी कथा है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण जी ने एक अक्षय पात्र पांडवों को दिया था, जिसकी वजह से पूरे वनवास के समय में उन्हें कभी भोजन से वो विरक्त नहीं रहे हैं, उनके पास हमेशा भोजन रहा है। दूसरी हम बात करें तो हमारे त्रेता युग की जो शुरुआत हुई है वो अक्षय तृतीया के दिन से ही हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसीलिए अक्षय तृतीया को हम लोग परशुराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जी मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया जैसे आ रहा है, पर आजकल क्या हो गया है, हर फेस्टिवल, हर त्योहार को लेके डेट्स का कंफ्यूजन होता है। तो मैम, ये ऐसा क्यों होता है कि लोग दो दो डेट्स पे, दो दो तिथियों पे कंफ्यूजन में रह जाते हैं? कोई कभी सेलिब्रेट कर रहा है, कोई कभी सेलिब्रेट कर रहा है। देखो, अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है ना, वो वैशाख मास में तृतीया तिथि को, शुक्ल पक्ष की मनाया जाता है। और ये तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:31 से स्टार्ट हो रही है। लोगों की कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है कि ये त्यौहार हम 29 को मनाएं या 30 को मनाएं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार जो तिथि हमारी सूर्य उदय देखती है, हम उस तिथि पे त्यौहार मनाते हैं। तो सूर्य उदय हमारी 30 अप्रैल की तिथि देखेगी, तृतीया तिथि। इसलिए अक्षय तृतीया इस वर्ष हम 30 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाएंगे। और इसका जो मुहूर्त का टाइम रहता है वो सुबह 5:30 से 30 अप्रैल को 11:52 तक रहेगा। कुल 6 घंटे कुछ मिनट की ये अवधि है, जिसमें हम अक्षय तृतीया की पूजा अर्चना करेंगे, तो हमें बहुत ही बेनिफिट होगा। जी मैम, जैसा मैंने सुना है कि अक्षय तृतीया पे गोल्ड बाय करने का रिचुअल है, लोग गोल्ड खरीदते हैं, तो ऐसा क्यों है कि लोग सोना ही खरीदते हैं? लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग हर सुनार की शॉप पे जाते हैं, सोना चांदी आभूषण खरीदते हैं।
देखो, अक्षय का अर्थ होता है प्रतीक्षा जिसका कभी क्षय ना हो, नष्ट ना होना। और हम सभी जानते हैं कि हमारी लक्ष्मी जी को जो गोल्ड से बहुत ही प्रेम रहा है, तो इसलिए हमारे पुराने लोग ये कहा करते थे कि इस दिन अगर हम सोना खरीदते हैं तो इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी और हमारे घर कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। तो इसीलिए तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि इस दिन हमें सोना बाय करना चाहिए। मैम, सोना बाय करने का सामर्थ्य हर पर्सन के पास नहीं होता है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो सोना बाय नहीं कर सकते हैं वो ऐसा क्या खरीदें कि लक्ष्मी माता उन पे प्रसन्न हो, उनके घर में भी संपन्नता आए? देखिए, लॉजिक इसके पीछे ये है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी लाएं उसका कभी हमारे घर से क्षय ना हो। तो अगर हम सोना बाय नहीं कर सकते हैं तो हम चांदी बाय कर सकते हैं। अगर कोई चांदी भी बाय नहीं कर सकता तो हमें किसी भी तरह का अनाज घर पे ले आना चाहिए ताकि हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी ना हो। और स्पेशली जो आपने पूछा है कि लोगों के घर में सुख समृद्धि रहे, तो उनके लिए मैं एक उपाय बताना चाहूँगी कि इस दिन अनाज में वो चावल लेके आएँ और पूजा के समय में कुछ चावल हल्दी लगाकर वो अपने पूजा कक्ष में रख दें जब वो पूजा कर रहे हैं। और रात को सोने से पहले इस चावल को लाल पोटली में बांध के आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। माँ की कृपा आप पर हमेशा बरसेगी और ये अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। जी मैम, ऐसा कुछ उपाय बताइए जो हमें करना चाहिए जिससे लक्ष्मी घर में स्थिर रह सके। लक्ष्मी जी बड़ी चंचल हैं, वो इधर से उधर चली जाती हैं, तो लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी अगर आ रही हैं तो मेरे पास स्थिर रहें, रुकें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ सरल उपाय जो लोग कर सकते हैं और लक्ष्मी जी को अपने यहाँ रोक सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखो, लक्ष्मी की कामना आजकल सभी को रहती है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी ना जाएं, तो उनके लिए इस अक्षय तृतीया पर करने के लिए एक बहुत ही बेहतर उपाय है। आप 11 पीली कोड़ियाँ लेकर आएँ। पूजा के समय में आप उसे अपने पूजा के टाइम पे सामने रखें जब हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। फिर उसे लाल कपड़े में बांध के इस अक्षय तृतीया के दिन आप उसे अपने पूजा स्थल में ही कहीं छुपा कर रख दीजिए। तो आपके घर से कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं जाएगा। लक्ष्मी माता इन पीली कोड़ियों से आकर्षित होंगी और अब हमेशा आपके पास रहेंगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया सुझाव दिया आपने। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्या इस दिन के भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं? क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए कि हम अक्षय तृतीया वाले दिन ये चीज़ें भूल कर भी ना करें? जी जी बिल्कुल। देखो, कुछ चीज़ें हमारी बेसिक्स होती हैं जो हमें जिस दिन पर वर्जित होती हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी तोड़ना इस दिन वर्जित माना गया है और यदि हम पूजा में तुलसी का उपयोग करना चाहते हैं तो हम एक दिन पहले तोड़ के रख लें। तो उस दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी है। दूसरी मेन चीज़, हमें अक्षय तृतीया के दिन मांस और मदिरा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ही अशुभ प्रभाव मिलते हैं। और तीसरी चीज, अक्षय तृतीया के दिन यदि आपके घर कोई कुछ मांगने आता है, आप कोशिश करें उसे बिल्कुल भी खाली हाथ ना भेजें। कुछ ना कुछ आप उसे अवश्य देकर भेजें। इससे अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगी। जी मैम, अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ माना गया है और लाभदायक माना गया है। तो इस दिन लोग गृह प्रवेश करते हैं, शादी के मुहूर्त निकलते हैं। तो ऐसा क्या खास है मैम कि इस दिन लोग गृह प्रवेश और शादी के मुहूर्त रखना चाहते हैं और निकलते हैं? देखो, अक्षय तृतीया के दिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी पुरानी कथाएं हमारी जुड़ी हुई हैं कि त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन हमारे 4 धाम के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं। तो हम इस तृतीया तिथि को बहुत ही शुभ मानते हैं। इसलिए हमारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं ना, शादी हो गया, सगाई हो गया, मुंडन, गृह प्रवेश, इसके लिए हमें कोई भी मुहूर्त नहीं निकलवाना पड़ता। तो सिर्फ अक्षय तृतीया की तिथि देख के लोग ये कार्य बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसलिए इसको अबूझ साया माना जाता है। इसके लिए हमें किसी पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना ऐसा कोई भी मांगलिक कार्य अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे शनि ने जब गोचर किया था तो बहुत हलचल मची थी, राशियों में बहुत फेरबदल हुआ था और लोग बहुत ही परेशान थे। उसके नकारात्मक चीज़ें भी बहुत लोगों की ज़िंदगी में आई थी। अभी हम जानते हैं कि बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं, ट्रांजिट होने जा रहा है। बृहस्पति को वैसे तो गॉड ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे जुपिटर अब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या है और क्या ये गोचर खास होने वाला है?
देखिए जुपिटर ग्रह जो हैं हमारे, वो हमारे दूसरे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं शनि के बाद। 9 ग्रहों में से सबसे धीमी गति से चलते हैं हमारे शनि ग्रह और दूसरे नंबर पे चलते हैं हमारे गुरु ग्रह। ये लगभग 13 महीने के बाद अपनी राशि बदलते हैं और अब आने वाले महीने में 14 मई को गुरु ग्रह राशि चेंज कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इनका गोचर तो वैसे ही बहुत शुभ माना जाएगा या बहुत हमारे जीवन में चेंजेस लाएगा, क्योंकि आपने सुना होगा जब गुरु अस्त होता है उस टाइम पे सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। तो इसी चीज़ से ही पता चलता है कि गुरु ग्रह हमारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इनका गोचर उसी हिसाब से ही प्रभाव देगा। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि गुरु ग्रह के बारे में थोड़ी सी आप हमें ज्योतिष पॉइंट से बेसिक नॉलेज बताइए कि गुरु का जो अब ट्रांजिट होने वाला है वो क्या क्या लाभ का लेकर आएगा और क्या क्या परेशानियां लेकर आएगा। देखो गुरु ग्रह के बारे में हम बात करें ना प्रतीक्षा, तो गुरु ग्रह बहुत ही हमारे सौम्य ग्रह माने जाते हैं, जो हमारी कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में होते हैं तो हमें धन धान्य मान सम्मान सब कुछ प्रदान करते हैं। गुरु ग्रह को हमारी ज्योतिष में देखा जाए तो 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है इनको। एक हमारी मीन राशि है इनकी और एक हमारी धनु राशि है। गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो हमारी कुंडली में गुरु का स्ट्रॉन्ग होना हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। जिनकी कुंडली में जितना गुरु स्ट्रॉन्ग है और ट्रांजिट आने पर वो उतने ही शुभ फल उन लोगों को प्रदान करेगा। उस हिसाब से हमारी कुछ लकी राशियां भी आती हैं जिनके लिए गुरु का ट्रांजिट अच्छा रहेगा और कुछ के लिए हमें उनकी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जैसे ही गुरु का ट्रांजिट अब आने वाला है। जी मैम, जैसा कि अभी हमने बात भी की थी कि शनि का ट्रांजिट हुआ था तो लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां उतार चढ़ाव आए थे। तो अभी गुरु का ट्रांजिट होने वाला है तो लोगों के मन में फिर से हलचल है कि राशियों पे इसका किस तरह का विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्या असर आएंगे, क्या सकारात्मक भाव आएंगे और क्या नकारात्मक भाव आएंगे। देखिए इस बार गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि गुरु एक ही साल में 2 बारी राशि चेंज करके काफ़ी अतिचारी साबित होंगे। अतिचारी मीन्स बहुत ही तेज गति से चलेंगे। तो जो एक बारी 14 मई को रात्रि में गुरु वृषभ राशि से चेंज होकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके बाद 19 अक्टूबर को गुरु ग्रह फिर से मिथुन में से कर्क राशि में चले जाएंगे जहां ये उच्च के होते हैं। तो अपने उच्च के प्रभाव इनके नजर आएंगे। 11 नवंबर को ये कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे और उसके बाद 4 दिसंबर को गुरु ग्रह फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस बारी इस तरह से गुरु का बार बार इधर उधर जाना बहुत सी राशियों पर बहुत डिफरेंट से प्रभाव साबित करेगा। बाकी गुरु ग्रह के प्रभाव बहुत ज़्यादा अशुभ बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमारे शुभ और सौम्य ग्रह माने गए हैं। तो ये मोस्टली जीवन में हमें कल्याण करने ही आते हैं और अगर इनकी दृष्टि हमारे ऊपर हमारे अच्छे हाउसेज में पड़ती है तो हमारी लाइफ में हमें मान सम्मान धन धान्य बहुत सी चीज़ें जीवन में मिलती हैं। मैम मैं जानना चाहूँगी वो कौन सी लकी राशियाँ हैं जिनका अब गुरु ट्रांजिट से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, वो राशियाँ जिनको सबसे ज़्यादा अच्छे लाभ मिलने वाले हैं गुरु के इस ट्रांजिट जी 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 बिल्कुल। देखो हमारी 12 राशियों में से 3 ऐसी मेन राशियां हैं जिसमें गुरु का ट्रांजिट बहुत ही लकी साबित होने वाला है। सबसे पहले तो हमारी है मिथुन राशि, क्योंकि उनके लगन में ही गुरु ट्रांजिट कर रहा है। लगन में गुरु जब ट्रांजिट कर रहा है तो वहाँ से अपनी 5, 7, 9 दृष्टियों से उनकी स्टडीज़ में अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होएगी। शादी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्याएँ आ रही हैं, बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही है, तो ये गोचर उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और 9th हाउस जो भाग्य भाव को वो इंक्रीज़ कर देगा। मान सम्मान या कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें इस टाइम उनका प्रमोशन का समय है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। और दूसरी हमारी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में ये 11वें भाव से गुरु का गोचर होगा, जो कि इन राशि वालों के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर इनका कोई धन रुका हुआ है, इन्होंने किसी को दिया है, बहुत टाइम से पैसा नहीं आ रहा है, तो ये वो समय है जब उनका रुका हुआ पैसा आएगा। अगर शादी में कोई दिक्कत चल रही है, आपस में पार्टनर के साथ रिलेशंस को लेके कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो ये समय ऐसा है जो उससे भी उन्हें छुटकारा मिलेगा और आपसी मतभेद उनके दूर होंगे।
जाएंगे। गुरु का ट्रांजिट सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अगर इस समय जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं बहुत मेहनत करते हैं तो गुरु क्योंकि ज्ञान का कारक है तो आप समझिए वो अपनी दृष्टि देकर उनको बहुत ही अच्छे ओहदे पर पहुंचा देंगे। मीन्स उनके जो एग्ज़ाम्स क्लियरेंस का टाइम है वो इस समय गुरु का जो गोचर है उनके लिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और लास्ट हमारी राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए भी गुरु का गोचर बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। तुला राशि के लिए सबसे ज़्यादा ये जो वृद्धि करेगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा, पैसे की रुकावटें अड़चनें दूर होंगी और उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो ये हमारी 3 लकी राशियां हैं जिनके लिए 14 मई को जो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मैम ये तो बात हुई उन राशियों की जिनके लिए गुरु लाभकारी सिद्ध होने वाला है, राइट। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर किसी का गुरु वीक है तो हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? कौन सी रेमेडियाँ है अपनाएं जिससे गुरु उच्च का हो जाए और गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाए? हाँ देखिए, गुरु उच्च का तो हम नहीं कह सकते प्रतीक्षा, क्योंकि गुरु उच्च का तो हम अपने कर्मास के अकॉर्डिंगली अपनी राशि में लेके आए हैं अपनी कुंडली में। हाँ, लेकिन गुरु हमें अच्छे प्रभाव देने लग जाए उसके लिए ज़रूर हम कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी कुंडली में गुरु स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसी क्या हम रेमेडी करें जिससे हमें गुरु के नकारात्मक प्रभाव ना मिलकर पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारी लाइफ में आए। तो इसके लिए मैं उन सभी जातकों से कहना चाहूँगी जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका गुरु वीक है कुंडली में, उन्हें नहाते समय 1 चुटकी हल्दी अपने पानी में डाल के नहाना चाहिए थर्सडे के दिन, और ऐसा कम से कम 11 थर्सडेज लगातार करना चाहिए। और ये भी देखने को मिला है कि जब जब गुरु कुंडली में वीक होते हैं उन लोगों के उसमें शादी को लेके अड़चनें ज़्यादा आती हैं। तो यदि कुछ ऐसे जातक हैं जिनकी शादी को लेके अड़चनें आ रही हैं, रिश्ता हो नहीं रहा है, बार बार बात होती है, बात बन नहीं रही है, तो उन्हें गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन फास्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। गुरुदेव का मतलब वीरवार के फास्ट रखें वो, और हमारे बृहस्पति देव और विष्णु देव की पूजा अर्चना करें। और विष्णु देव को पूजा अर्चना में केसर युक्त और मिश्री युक्त खीर अगर प्रदान करेंगे तो विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा और जल्दी ही उनकी जो शादी की समस्या हो रही है वो जल्दी दूर हो जाएगी। जी मैम, एक प्रश्न बहुत आता है कि भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ? लोग कहते हैं हम तो अपने भाग्य का खा रहे हैं, हमें तो अपने भाग्य का मिल रहा है, तो पुरुषार्थ क्यों करें? और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है तभी भाग्य चमकेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे कुछ प्रकाश डालिए कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है? जी देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ की बहस जो है ना, बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने करते देखा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाग्य में अगर सब कुछ ही लिखा है तो फिर हमें उतनी मेहनत करनी ही क्यों है, कि हम क्यों ही कुछ काम करें। और बहुत से पुरुषार्थी लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाग्य का नाम सिर्फ आलसी लोग लेते हैं, हम अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। बट हम ज्योतिष की बात करें ना प्रतीक्षा, तो मेरा ये मानना है कि हमें जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को एक साथ लेकर चलना है। हमारे पुरुषार्थ की सीमा कहाँ से शुरू होती है और प्रारब्ध की सीमा कहाँ ख़त्म होती है, इसके बीच में एक बहुत ही बारीक सी रेखा है जिसे इजीली समझ पाना बहुत मुश्किल है। आपको ध्यान होगा महाभारत में भीष्म पितामह जी ने भी ना पांडवों को एक उपदेश दिया था कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। मान लीजिए हम किसी पेड़ के फल खा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, उसके फल फूल बहुत अच्छे लगे हैं, बट भीष्म पितामह जी उनको कहते हैं कि लेकिन ये पेड़ लगाने के लिए हमने पहले क्या किया, पहले पुरुषार्थ किया, पहले हमने ज़मीन खोदी, फिर हमने बीज डाले। कैसा बीज डाला? आम का बीज डालोगे तो आम होगा, करेले का बीज डालोगे तो करेले का पेड़ आएगा। तो पुरुषार्थ अगर हम अच्छा करते हैं तभी हम भाग्य में उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ना एक गाय की तरह है। वो गाय जो एक खूंटे से बंधी हुई है, जिसके पास उतनी ही जगह है अपना क्रियामान कर्म करने के लिए कि वो आसपास की घास जो उसके आसपास है उसी घास को वो खा सकती है, खूंटा तोड़ के वो जा नहीं सकती है। लेकिन अब वो घास खाए या ना खाए वो उसकी मर्जी है, लेकिन घास हरी मिलेगी, घास सूखी मिलेगी या घास नहीं मिलेगी, ये हमारा प्रारब्ध है। तो आप ये मत सोचिए कि भाग्य में जो लिखा है उन्हें पुरुषार्थ की ज़रूरत नहीं है।
हमें अगर भाग्य का भी खाना है तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, तभी बिल्कुल। भाग्य का भी खा पाएंगे। जी मैम, जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आजकल लोग रेमेडी पूछते हैं कि मुझे ये परेशानी आ रही है, आप मुझे रेमेडी बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। फिर उसके बाद में कहते हैं हमने उपाय फॉलो किया पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हमने उनके कहने पे उपाय कर लिया जी पर कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो मैम इसमें आप कुछ गाइड करना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? जी देखो, पता है क्या है, उपाय जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे जो नेगेटिविटी देने वाले ग्रह हैं वो बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। तो मैं उन सभी जातकों से ये कहना चाहूँगी कि वो ये ना सोचें कि उपाय काम नहीं करते हैं। जिनसे भी उन्होंने पूछा है, सबसे पहली चीज़ आप उन पर फेथ रखें। देखो, ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। सबसे बड़ी चीज़ हमारी आस्था है। आप जिससे भी पूछ रहे हैं आप उन पर फेथ करके आप उपाय कीजिए। जो उपाय हैं आप नियमित समय पे कीजिए। कोई रेगुलर करने वाला उपाय है तो आप कम से कम उसे 43 डेज ज़रूर कीजिए, आपको इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। और जो भी 43 डेज, और जो भी आपका मार्गदर्शक है आप उसे ज़रूर उसके बारे में, उसके जो भी आपको रिजल्ट नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। देखो, ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष को हम पढ़ना जानते हैं, हम ज्योतिष के ज्ञाता हैं, ज्योतिष के विधाता नहीं हैं। तो हम सिर्फ इनको पढ़ के आपको गाइड कर सकते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजर हो, जिसको भी आप दिखा रहे हो, आप उन्हें ज़रूर कंसल्ट करें और उन पर फेथ करके जाएं। इधर उधर भटकना छोड़ दें, आपके उपाय 100% काम करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। आपने हमें बताया कि किस तरह से हम अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपसे हमें नॉलेज मिली कि किस तरह से हम अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऐसे ही अच्छे सुझाव, लाइफ हैक्स जानने हैं अपने जीवन में सफलता और संपन्नता पाने के लिए, तो आप हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मैम को यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैम से ऐसे ही लाइफ की बड़े बड़े चैलेंजेस के सॉल्यूशंस जानते रहिएगा। मैम का यूट्यूब चैनल है आपकी सारथी। मैम से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।